हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बीपीएससी मेंस का हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम आज जो है 39th बीपीएससी के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पहले जानते हो कि एक ही सब्जेक्ट का 2 पेपर हुआ करता था, तो एक पेपर में लगभग 12 क्वेश्चन होते थे और तो 2 पेपर में कुल मिला के 24 क्वेश्चन हो गए हैं ना। तो एक साल में लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आज हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये भी बताएंगे किस तरीके से मेंस में आप आंसर लिख सकते हैं, और ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए होगा और बाईलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई डू हिस्टोरियंस जनरली रिगार्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द ऋग वैदिक कल्चर एज रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है, ये 39 बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें मतलब क्वेश्चन ये है कि इतिहासकार सामान्यतः हड़प्पा की सभ्यता और ऋग वैदिक संस्कृति को 2 भिन्न समाजों का द्योतक मानते हैं। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि है ना कि जो भी इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, वो हड़प्पा को और जो ऋग वैदिक संस्कृति है दोनों को भिन्न मानते हैं, मतलब दोनों को किस तरीके से डिफरेंट मानते हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, इसको हमको डिस्कस करना है। तो हम लोग इसको शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे पहले एक भूमिका बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की 2 महान सभ्यताएं हैं। यदि हम दोनों सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इन दोनों सभ्यताओं के मध्य समानता से अधिक भिन्नता है, इसलिए इतिहासकार उन्हें 2 भिन्न समाजों का द्योतक मानते हैं। तो ये तो हो गया शुरू का 2 लाइन भूमिका की तरह या फिर परिचय की तरह। अब आगे लिखेंगे इस तरीके से दोनों सभ्यताओं के मध्य निम्नलिखित भिन्नताएं हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय चालू करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एज रिलेटेड डिफरेंस। एज रिलेटेड डिफरेंस कहने का मतलब हुआ कि काल संबंधी भिन्नता। एज से मतलब यहाँ पे उम्र नहीं है बल्कि टाइम से है, मतलब टाइम रिलेटेड डिफरेंस भी यहाँ पे बोल सकते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे काल संबंधी भिन्नताएं, है ना। तो सबसे पहले हम दोनों को लिखेंगे कि दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट था। तो जैसे सिंधु सभ्यता जो था लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुआ, जबकि ऋग वैदिक काल जो था 1500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो दोनों का टाइम पीरियड अलग था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के पतन के 200 वर्षों के पश्चात ही ऋग वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण यह बात यह है कि सिंधु सभ्यता की तरह आर्यों की सभ्यता 600 ईसा पूर्व के पश्चात विलुप्त नहीं हुई, बल्कि परिवर्तित और संशोधित होते हुए अस्तित्व में बनी रही। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले कि टाइम रिलेटेड डिफरेंसेज, टाइम पीरियड रिलेटेड डिफरेंसेज, कि सिंधु सभ्यता जो है 2500 वर्ष से पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को माना जाता है, और जो ऋग वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता था उसके 200 वर्ष बाद, उसके पतन के 200 वर्ष बाद ऋग वैदिक काल चालू हुआ। लेकिन एक पहला डिफरेंस यहाँ हो गया। दूसरा डिफरेंस इसी में हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे सिंधु सभ्यता कंप्लीटली खत्म हो गई थी, लेकिन ऋग वैदिक सभ्यता जो था, ऋग वैदिक काल का सभ्यता था, अपने आप में परिवर्तन करते हुए आगे मतलब कि आगे बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस हम लोग ये लिख सकते थे। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे रेशियल डिफरेंसेज। रेशियल डिफरेंसेज मतलब कि उसमें किस तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तो किस प्रजाति के लोग रहते थे। तो लिखेंगे सिंधु सभ्यता की स्थापना विभिन्न प्रजाति जैसे भूमध्यसागरीय, अल्पाइन, नॉर्डिक, मंगोलियन प्रजाति की भूमिका रही है ना। उसमें कई तरह के लोग पाए जाते हैं। जबकि ऋग वैदिक काल में देखें तो केवल आर्य यहाँ पे रहते थे, केवल आर्यों की स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे दूसरा डिफरेंस हो गया रेशियल डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस हम लोग लिखेंगे स्वरूप में भिन्नता, डिफरेंस इन पैटर्न। ठीक है, दोनों के स्वरूप में भिन्नता है। जैसे सिंधु सभ्यता जो है नागरिक था, मतलब कि सिटी ओरिएंटेड था, वहाँ पे नगर का ज़्यादा भूमिका था उसमें, है ना, शहर उसमें बसा हुआ था। जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण स्वरूप का था। सिंधु सभ्यता के द्वारा नगरों एवं नागरिक जीवन की स्थापना हो चुकी थी, परंतु आर्यों की सभ्यता ग्रामों पर आधारित थी, गाँवों पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के निवासी ईंट के बनाए मकान में रहते थे, वहीं आर्य का जो मकान लकड़ी, फूस, बांस या कच्ची मिट्टी के बना रहता था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं डिफरेंस इन पैटर्न, दोनों के स्वरूप में भिन्नता है। नेक्स्ट आर्थिक भिन्नता। दोनों की आर्थिक भिन्नता किस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं में आर्थिक जीवन का आधार एक दूसरे से सर्वथा भिन्न था। पहले तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखेंगे सिंधु सभ्यता जो है उसमें भी पशुपालन होता था और कृषि होता था, और आर्य सभ्यता में भी कृषि और पशुपालन होता था। लेकिन सिंधु काल में जो है विदेशों से व्यापार भी होता था, उद्योग धंधा भी होता था, वाणिज्य और विदेशी व्यापार भी होता था। जबकि वैदिक काल में ऐसा कोई व्यापार नहीं होता था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर पहले ही हम लोग इसको डिस्कस किए कि सिंधु सभ्यता नगरीय था, है ना, और जबकि ये ग्रामीण था। तो इकोनॉमिक डिफरेंस में भी इस बात को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस इन यूज ऑफ मेटल, धातु की यूज में किस तरीके से डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो सिंधु सभ्यता जो है कॉपर, मतलब कि कॉपर एज का था, तांबा कांसा युग का बोल सकते हैं, सॉरी, सिंधु सभ्यता जो है उसमें कांसा का यूज होता था। ठीक है, ब्रॉन्ज एज का बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके अलावा उसमें पत्थर का भी यूज हुआ करता था, उसमें पत्थर से जो हथियार बनाए जाते थे, तो हम लोग इस बात को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आर्य लोग जो है पत्थर का यूज नहीं करते थे। सिंधु निवासी कांसा का यूज करते थे, लेकिन वो सोना चांदी और तांबा से भी परिचित थे, है ना। उनको लोहा का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक आर्य जो थे उनको लोहा का भी ज्ञान था, है ना। तो इस बात को हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर रिलीजियस डिफरेंसेज लिख सकते हैं, धार्मिक दोनों में क्या डिफरेंसेज है ना, धार्मिक दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे सिंधु वासियों के बीच देवी के देवता से अधिक महत्व प्राप्त था, मतलब वहाँ देवी को ज़्यादा महत्व प्राप्त था, देवता के मुकाबले मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है। अन्य देवताओं में जैसे और भी कई देवता पूजा जाते थे, जैसे पशुपति लिंग या फिर नाग की पूजा होती थी। वहीं आर्य में जो है इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, अग्नि की पूजा, ये सब की पूजा होती थी, ठीक है। देवी की भी पूजा हालांकि होता था आर्यों में, जैसे उषा और आदिति, दो देवी के बारे में भी मेंशन किया गया है कहीं कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। सिंधु घाटी के लोग मूर्ति की पूजा करते थे, जबकि आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लिपि के व्यवहार में अंतर, दोनों का है जो स्क्रिप्ट। तो जैसे आप लोग को पता हो कि हालांकि जो सिंधु सभ्यता में जो स्क्रिप्ट यूज होता था, ठीक है, उसमें जो है हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उस स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं किया गया अभी तक, उस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन आर्य वाले में कोई लिपि ही नहीं था, उस पर वहाँ पे मौखिक चलता था हर चीज़, है ना। तो इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि सिंधु भाषी जो है लेखन कला के बारे में जानते थे, लेकिन आर्य लोग जो है लेखन कला के बारे में नहीं जानते थे, वो मौखिक रूप से सारे ज्ञान को रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन आर्ट, कलात्मक भिन्नता हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सिंधुवासी जो है मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, ताम्रपत्र आदि बनाने, मतलब ये सब जो है और भी डिफरेंट तरह की चीज़ बनाते थे। वहीं आर्य जो है उतना विकसित नहीं था, मतलब आर्य का कला भी था लेकिन उतना विकसित नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी में ऐसा माना गया है कि चाक पे बर्तन बनता था, है ना, जैसे कुम्हार के द्वारा चाक पे बर्तन बनाया जाता, उस पर चित्रकारी किया जाता था। वहीं जो देखा जाए इधर आर्यों के बर्तन देखा जाए तो उसके मुकाबले लो क्वालिटी के होते थे, है ना। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, और भी इसमें हम लोग डिफरेंस शामिल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंधुवासी के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, युद्ध से अलग रहते थे, है ना, लड़ाई नहीं चाहते थे, जबकि आर्य जो है युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। नेक्स्ट है कि और क्या लिख सकते हैं इसमें कि युद्ध में जो है आर्य लोग रथ और घोड़ा का यूज करते थे, जबकि सिंधुवासी रथ और घोड़ा से परिचित ही नहीं थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सांड व बैल का अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन आर्य में गाय को अधिक महत्व दिया जाता था। सिंधुवासी जो मृतकों के संस्कार के विभिन्न पद्धतियाँ अपनाते थे, ठीक है। वहीं जो है वैदिक आर्य अपने मृतकों का दाह संस्कार जला कर करते थे, है ना। तो वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न था, यहाँ पे एक पैटर्न था, इक्वल पैटर्न था, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर सकते थे, है ना। ये 39वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि किसी के पास हो तो आप लोग उसमें मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब द गोल्डन, सॉरी यहाँ गोल्डन एन होगा, है ना, टाइपिंग एरर है, गोल्डन होगा एन। द गोल्डन एजेज ऑफ गुप्ता, तो गुप्ता पीरियड था भारत में, जो गुप्त पीरियड था उसको गोल्डन पीरियड कहा गया। इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में फिर से उसी तरह से एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे, एक भूमिका बनाएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, है ना। उसका तारीफ में कुछ लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से पूछा गया कि भारत का गोल्डन एज था, सुनहरा युग था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखें कि महान गुप्त सम्राट कौन कौन हुए हैं, है ना, भारत के लिए उनका क्या क्या योगदान है, जैसे ज्ञान विज्ञान, धर्म, कला विज्ञान, कला साहित्य, उद्योग, व्यापार, हर क्षेत्र में उनका योगदान है, ठीक है। और गुप्त काल को जो है कई और नामों से जाना गया, जैसे स्वर्ण युग तो जाना ही गया है, उसको चरमोत्कर्ष काल भी कहा जाता है, अभिजात्य युग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पहले उसको लिखेंगे। फिर इसका तुलना जो है यूनान के पेरिक्लीज युग से किया गया है, रोम के अगस्त युग से किया गया है, इस बात को हम लोग वहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि क्यों इसको जो है गोल्डन एज बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी करने का मतलब क्या हो कि आप लोग यदि गुप्त साम्राज्य को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद यदि कोई इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया तो गुप्त साम्राज्य कर पाया है ना। तो इस बात को मेंशन करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यदि पहली बार कोई पराक्रमी और यशस्वी राजा हुआ है, सम्राट हुआ है, तो जो है गुप्त साम्राज्य हुआ है, जो पूरे भारत को एक राजनीतिक एकता में बांध के रख दिया, है ना। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त कहाँ कहाँ विजय पाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ विजय पाया था, स्कंदगुप्त कहाँ कहाँ विजय पाया था, इस बात को हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कि कई विदेशी आक्रांताओं को, जैसे शक, पल्लव, हिंद, यवन, कुषाण आदि लोगों को हराया। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। जो वेस्ट बॉर्डर था, पश्चिमी सीमाओं था, वहाँ तक इसको फैलाया हमारे मतलब भारत के राज्य को। इस तरीके से लिखेंगे, मतलब कि राजनीतिक एकता का इसमें परिचय देंगे, किस तरह से पूरे भारत के डिफरेंट एरिया को एक किया। उसका शासन व्यवस्था के बारे में लिखेंगे कि शासन व्यवस्था उसका कैसा था। तो काफ़ी उदार था, परोपकारी शासन व्यवस्था था। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में उसका तुलना किया जाता है ना। फाहियान के द्वारा भी इसका
जो है बड़ाई किया गया, प्रशंसा किया गया है कि राजा जो जनप्रिय हुआ करता था, प्रजा सुखी रहता था, समृद्ध रहता था, प्रजा स्वतंत्र रहता था। ठीक है, एक कर के रूप में जो है काफ़ी कम लिया जाता था, उपज का काफ़ी कम हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। दंड व्यवस्था काफ़ी उदार था, मृत्यु दंड लगभग समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राजा के जो अधिकारी हुआ करते थे वो जो है लोगों के हित में काम करते थे। जूनागढ़ अभिलेख से भी ये पता चलता है, इसको हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख से पता था कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हुआ था, कोई भी व्यक्ति जो है पीड़ित नहीं रहता था। ठीक है, फिर फाहियान और कालिदास दोनों जो है गुप्त साम्राज्य को चोरी और डकैती के भय मतलब कि भयमुक्त होने का संकेत दिए हैं। ठीक है, मतलब कि सुख और समृद्धि का माहौल था, ऐसा हम लोग इसमें लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद लिखेंगे आर्थिक समृद्धि के बारे में लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमको स्वर्ण युग के बारे में बात करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो गुप्त काल आर्थिक समृद्ध था, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जीविका के मुख्य स्रोत के रूप में पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तो था ही, उसके अलावा भी और कई तरह का वहाँ पे शासन का व्यवस्था था। ठीक है, विदेश से व्यापार हुआ करता था, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि देश में जितना मुख्यतः व्यापारिक नगर था उस समय का, जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन, उसके बाद कल्याण हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, ये सब प्रमुख बंदरगाह थे। यहाँ से विदेश में कपड़ा जाता था, है ना, गरम मसाला, इत्र, मतलब कि यहाँ से मोती, हाथी दांत और भी कई तरह के औषधि यहाँ से विदेश जाते थे, और वहाँ से सोना चांदी ये सब आते थे घोड़े पर लद करके, है ना। तो इस तरह से भारत का व्यापार फ्लरिश करता था, भारत को काफ़ी मतलब कि विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा अर्जित होता था। हम लोग इस बात करेंगे भारत का व्यापार कहाँ कहाँ से होता है, इसको मेंशन करेंगे, जैसे चीन, फारस, मिस्र, है ना, ये सब से हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताएंगे, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे उस समय जो है गुप्त साम्राज्य मेनली वैष्णव हुआ करते थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य मेनली वैष्णव हुआ करते थे, फिर भी हिंदू धर्म के और भी दूसरे संप्रदाय जैसे बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ठीक है, को पनपने का पूरा अवसर दिया। जैसे कई सम्राटों के द्वारा ऐसा देखा है कि बौद्ध साम्राज्य मतलब कि बौद्ध के जितने मठ हुआ करते थे उसको काट दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, है ना, सिम्बल्स को तोड़ दिया जाता था इस तरीके से। लेकिन इसके द्वारा ऐसा नहीं किया, गुप्त साम्राज्य के कई मतलब कि राजाओं के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इस बात को यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग। ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पद पर डिफरेंट रिलीजन के लोगों को नियुक्त करते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया गुप्त साम्राज्य में ही। ठीक है, जो कि एक बौद्ध स्टडी का सेंटर था। फाहियान भी इसके बारे में लिखा है। ये सब बात को हम लोग यहाँ मेंशन करके अपना आंसर यहाँ पे सुंदर बना सकते हैं, अपने आंसर को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था वहाँ का कैसा था। तो गुप्त काल में जो है वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर था। ठीक है, सॉरी, मतलब कि गुप्त काल में जो है नॉर्मली पहले वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर रूप से लागू हुआ करता था, लेकिन गुप्त काल में जो है ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे समान रूप से फल फूल रहे थे, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। सभी वर्ण जो है सुविधा अनुसार अपना काम करते थे, सैनिक हो या फिर कृषि हो, पशुपालन उद्योग, किसी व्यवसाय को अपना सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिसाइज यहाँ पे करना पड़ेगा कि केवल जो निम्न वर्ग के लोग थे, अस्पृश्य वर्ग के जो लोग थे, उनको कष्ट की स्थिति हुआ करता था। ठीक है, हालांकि शूद्र लोग भी व्यापार, कृषि आदि कर सकते थे। ठीक है, तो एक यहाँ पे बुक को मेंशन करेंगे, मृक्षकटिका में बताया गया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं से पानी भरते थे, है ना। और हिंदू समाज की जो उस समय लिखेंगे, हिंदू समाज उस समय भी उदार था, गुप्त के काल में भी उदार था। तो इस तरीके से हम लोग इसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में लिखेंगे। इसमें जो है डिफरेंट कला, साहित्य, है ना, गुप्त कालीन में जो है काफ़ी शांत व्यवस्था, सुव्यवस्था था, और वातावरण में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और भी कई तरह का उन्नति हुआ, कल्चरल सेक्टर में उन्नति हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, है ना, मेनली यही था। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे मेंशन करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में लिखेंगे कि साहित्य में जो है धर्मनिरपेक्ष तरह का यहाँ पे लिटरेचर हुआ करता था। हिंदू, बौद्ध, जैन सभी तरह के विद्वान को इसमें मतलब कि यहाँ पे मेंशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिंदू, जैन और बौद्ध सभी तरह के लेखकों के द्वारा या फिर विद्वानों के द्वारा अपने ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, संस्कृत राजभाषा के पद पे था, मतलब कि संस्कृत राजभाषा के रूप में यूज किया जाता था, और संस्कृत का उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि जो कालिदास थे, ठीक है, इसी युग के हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी कई तरह के जो है धार्मिक ग्रंथ का मेंशन कर सकते हैं, जैसे जैन और बौद्ध का जो धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी बहुत सारा है, जैसे कालिदास का द्वारा लिखा हो गया अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। ठीक है, उसके बाद विशाखा दत्त का तो मुद्रा राजहंस हो गया, मृक्षकटिकम हो गया शूद्रक के द्वारा। तो ये सब को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि इतना फ्लोरिश कर रहा था, मतलब कि हर तरह का लिटरेचर फ्लोरिश कर रहा था, या तो धर्मनिरपेक्ष हो, या फिर हिंदू का हो, या फिर बुद्ध का हो, या फिर जैन का हो।
उसके बाद फिर साइंस के सेक्टर में लिख सकते हैं, साइंस या फिर ज्योतिष के सेक्टर में, चिकित्सा के सेक्टर में, ठीक है। जितना भी विद्वान है अधिकांशतः उसी समय के मिलेंगे, जैसे आर्यभट्ट हो गए, ठीक है। आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर डेसिमल सिस्टम का इसी समय डेवलपमेंट हुआ, और फिर ब्राह्म मिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब जो है इसी काल के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। धन्वंतरी के बारे में लिखेंगे, इसमें कल्चरल एजुकेशन में इस बात को मेंशन करेंगे धन्वंतरी के बारे में। तो हम लोग इस तरीके से अपने आंसर को यहाँ पे इसमें लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद फिर मंदिर के बारे में भी यहाँ पे कल्चरल की बात किया जा रहा है, तो मंदिर के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे एहोल का जो मंदिर है, उसके बाद फिर दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और हम लोग को अच्छा मार्क्स भी मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि डिस्क्राइब द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी अंडर द पल्लव्स। तो पल्लव वंश के जो साम्राज्य था, है ना, उसके तहत किस तरीके का मतलब खेती पे आधारित, पल्लव सम्राटों के अंतर्गत खेती पर आश्रित समाज के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए, है ना। क्वेश्चन ये है कि पल्लव सम्राटों के अंतर्गत खेती पर आश्रित समाज के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले उसका बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में कि पल्लव वंश का समाज था कृषि प्रधान था, है ना। कृषकों को पल्लव सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था। कृषि राज्य के आय का मुख्य साधन था, ठीक है। पल्लव साम्राज्य में कृषि किस नदी के बीच फैला हुआ था, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच फैला हुआ था, जो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र आज भी माना जाता है ना। और पल्लव सम्राटों के अंतर्गत खेती और पर आश्रित लोग, जो खेती पे जो डिपेंडेंट लोग थे, काफ़ी खुश थे। पल्लव सम्राट जो कृषि को काफ़ी प्रोत्साहित करता था, इस बारे में लिखेंगे। अब उसके राजा के द्वारा के बारे क्या क्या किया गया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री हेनसांग आया था 642 ईस्वी के लगभग में, ठीक है। उसने भी ये मेंशन किया कि खेती जो है काफ़ी वहाँ पे फ्लोरिश कर रहा था, समाज जो है खेती पे आश्रित था। उसके अनुसार ये लिखा गया है कि भूमि उर्वर है, नियम से जोती जाती है और प्रभुता उपजाती है, अनेक प्रकार के फल फूल होते हैं, बहुमूल्य रत्न और अन्य वस्तुएं यहाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो और प्रजा साहसी है, राजा ईमानदार है, ठीक है। तो इस तरीके से फाहियान के द्वारा बताया गया, तो इस बात को वहाँ पे मेंशन करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा इकाई था वो ग्राम कहलाता था, ठीक है। और ग्रामवासियों को ग्राम का प्रशासन चलाने का काफ़ी स्वतंत्रता था। ग्राम का एक ग्राम सभा होता था, उसमें उप समिति होता था, ठीक है। उप समिति जो है डिफरेंट तरह का प्रबंध करती थी, जैसे तालाब का, मंदिर का, ये सब का प्रबंध करती थी। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, ठीक है। तो फिर कृषि का माप कैसे होता था, तो एक ग्राम में जो है एक उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो किसान को माप, मतलब किसान के भूमि के माप का रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। तो प्रशासन की दृष्टि से राज्य को डिफरेंट सेक्टर में बांटा गया था। तो जैसे राज्य को राष्ट्रीय बोला जाता था, नाडु, जिला जो हम लोग देखते हैं उसको नाडु बोला जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राम को भोजक भी बोला जाता था। तो इस तरीके से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे बांटा गया। तो ग्रामीण में मतलब कि ग्रामीण सेक्टर में कृषि काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे कि तालाब, मंदिर, उद्यान आदि के प्रबंध के लिए किसान ग्राम सभा के सहयोग से उप समितियाँ बनाती थी, जो अभी हम जो इसको अभी डिस्कस भी की इस बात को, है ना। पल्लव सम्राट जो सिंचाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। गोदावरी और कृष्णा नदी के दोआब के कारण भूमि काफ़ी उर्वर थी, किसानों की फसल काफ़ी अच्छा हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि पल्लव कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था भी विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था उस समय था, ब्राह्मणों को काफ़ी आदर पूर्वक यहाँ पे देखा जाता था, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े सामंत होते थे और लगभग एक ही विवाह किया जाता था, मतलब साधारण एक व्यक्ति के द्वारा एक ही विवाह किया जाता था। और कांची जो उस समय था, कांची जो पल्लव साम्राज्य में आता था, ठीक है, उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हेनसांग वहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया था, तो इस बात को ही मेंशन करेंगे। तो आर्थिक समानता भी इस काल में था, मतलब कि जो सोशल इक्वलिटी का हम लोग बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो होता है वो भी उस समय था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इतना ये सब टॉपिक्स पे लिख करके हम लोग अपना आंसर को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।